आइए, हम लोगों ने सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी में जो है देखा था कि हमारा ये जो पेपर है ये 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए जो है वो कंपनी के बर्थ की कहानी है, पार्ट बी हमारा जो है वो कंपनी को चलाने की कहानी है, और पार्ट सी हमारा जो है कंपनी के बुरे वक्त की कहानी है कि जब कंपनी बीमार हो गई तो हम कंपनी को क्या करेंगे, ठीक करेंगे। ये बेसिकली हमने पार्ट बी पढ़ना शुरू किया, और पार्ट बी में हमने देखा कि जब भी कोई कंपनी रन कर रही होती है तो कंपनी किसी न किसी चीज को बनाती है, या तो वो सामान बनाते हैं या फिर वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इन दोनों ही काम में उनका इंटरेक्शन जिनके साथ होता है वो होता है पब्लिक, यानी कि लोगों के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, अपने पास एम्प्लॉय को जो है वो हायर करते हैं, एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हैं। जब भी ऐसा होगा तो कुछ ऐसे एस्पेक्ट आएंगे जिनके कारण एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में कॉन्ट्रावेंशन हो सकता है, कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। एम्प्लॉयर कम से कम पैसे में काम कराना चाहेगा और एम्प्लॉय ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहेगा। एम्प्लॉय किसी तरह का बोनस वगैरह नहीं देना चाहेगा, जबकि एम्प्लॉयर कभी कोई बोनस देना नहीं चाहेगा, और एम्प्लॉय चाहेगा कि अगर हर दिन जो है हमें क्या मिलता रहे, बोनस मिलता रहे। कहा गया कि इन्हीं सारे चीजों को लेकर के हमें एक्ट बनाना पड़ा, ताकि किसी भी चीज को लेकर के पहले कॉन्ट्रावेंशन तो तय हो कि क्या क्या करना कॉन्ट्रावेंशन कहलाएगा। क्योंकि कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है कि जब भी कोई कानून बना हुआ है, लॉ बना हुआ है और एक्ट बना हुआ है, अगर आपने उसके प्रोविजन को फुलफिल नहीं किया तो वो क्या कहलाता है, कॉन्ट्रावेंशन कहलाता है। और यहां पे कंप्लायंस अंडर लेबर लॉ में हमें जो पढ़ने थे वो कितने एक्ट, 16 एक्ट हमें यहां पे जो है वो पढ़ने थे। फैक्ट्रीज एक्ट, जिसमें हमने देखा था कि अगर कोई, ध्यान से सुनिए क्योंकि इसके ठीक बाद हम सिर्फ क्वेश्चंस के टाइप्स पे आएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। इन सारे 16 एक्ट को हम जो है वो क्लब करेंगे। एक छोटा सा एक्ट बचा हुआ है तो पहुंचेंगे वहां पे, उसे करके तब क्लब करेंगे। फैक्ट्रीज एक्ट में हमने पढ़ा था कि अगर कोई कहीं काम कर रहा है जिस जगह का नाम फैक्ट्री है, तो काम करते वक्त उसे मिनिमम जो है एक सुकून वाला जगह मिलना चाहिए जहां वो कंफर्ट से काम कर सके, यानी कि वो कंडीशन जो ह्यूमन बीइंग के लिए प्रिस्क्राइब किया गया है। अनरीजनेबल कंडीशन में काम ना करे, काम कितने देर करे इसके लिए समय वगैरह बना हुआ है, कि ये नहीं कि लगातार जो है वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। इतने देर के काम के बाद उसे ब्रेक मिलना चाहिए, उसे जो है वो वेजेज मिलना चाहिए, उसके लिए कैंटीन जैसा फैसिलिटी होना चाहिए। फिर हम आए थे किस एक्ट पे, मिनिमम वेजेज एक्ट। मिनिमम वेजेज एक्ट कहता है कि अगर कोई कहीं काम कर रहा है तो काम के दौरान उसे कितने पैसे मिलना चाहिए। कोई एम्प्लॉयर अपने खुशी से जो है वो ज्यादा पैसा नहीं देना चाहेगा, और अगर देना चाह रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने कहा कि हम लॉ में प्रोविजन कर देंगे कि इससे कम पैसा जो है किसी को नहीं मिलना चाहिए, ना रामदीन को, ना हरिया को, ना राम खिलावन को, ना बंसी को, ना बिरजू को। रीजन ये है, हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होने के कारण हो सकता है कि एम्प्लॉयर कहे कि भाई 500 रुपए नहीं दूंगा हर दिन का, 450 में काम करना है तो करो वरना मत करो। मजबूरी है, 450 भी अगर नहीं मिलेंगे तो घर कैसे चलेगा। अगर थोड़ी देर और हो जाएंगे तो शायद कोई भी आज दिन में दिहाड़ी पे काम पे नहीं रखेगा। कहा उसके लिए हमने क्या बनाए, मिनिमम वेजेज एक्ट बनाए। कहा मिनिमम वेजेज एक्ट के अकॉर्डिंग पैसे मिलेंगे, किनको पैसे मिलेंगे, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। लेकिन ये पैसे मिलेंगे कब, पूरे महीने आपने काम किया और पूरे महीने का आपका 15,000 या 20,000 बनता है, किसके अकॉर्डिंग, मिनिमम वेजेज एक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन ये कब मिले, महीने तो खत्म हो गए, अगले महीने मिले, 2 महीने बाद मिले। कहा इसके लिए हमने कौन सा एक्ट बनाया, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट। और पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट हमारा कहता है कि जो आपका पैसा बनता है, जिस तरीके से आपका पैसा बनता है, जो पैसा किसे देना है, एम्प्लॉयर को देना है, एम्प्लॉय को, वो कितने दिनों के भीतर देंगे, वो कहां पे है, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट। और इसमें हमने ये भी देखा था कि किस किस तरह का डिडक्शन ये आपसे कर सकते हैं, ये नहीं कि किसी भी तरह का डिडक्शन कर डालेंगे, जो प्रिस्क्राइब डिडक्शन है वो यहां पे दिया हुआ है। फिर हमने ये 2 एक्ट पढ़े थे, और ये दोनों एक्ट था कि अगर कहीं पे कोई काम कर रहा है और काम के दौरान कोई हादसा हो गया, फैक्ट्री में कोई गिरा, उसकी डेथ हो गई, या डिसेबिलिटी आ गया, वो काम करने लायक नहीं रहा, या उतना काम करने लायक नहीं रहा जितना पहले वो अर्न कर लेता था, उस केस में एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट नाम के 2 एक्ट बनाए गए, जिसके अकॉर्डिंग उसे क्या किया जाएगा, कंपनसेट किया जाएगा। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ग्रेच्युटी और हमारा प्रोविडेंट फंड, ये 3 एक्ट बेसिकली कहता है कि जो इंप्लॉय को मिलना चाहिए था वो तो उसे मिल ही रहा है। इन एडिशन टू दैट साल में इन्हें कुछ क्या मिलेगा,
बोनस मिलेगा। ये जो बोनस मिलेगा वो सैलरी के अलावा है, और ये जो मिलेगा वो कितना उसने पूरे साल में अर्न किया है उसके बेसिस पे मिलेगा। जिसने ज्यादा अर्न किया है उसे ज्यादा मिलेगा, जिसने कम अर्न किया है उसे कम मिलेगा, लेकिन रेट अलग अलग नहीं होगा। हम देंगे एक ही रेट से, लेकिन इस बेसिस पे देते हैं। मिनिमम कितना हम पे करते हैं बोनस? 8.33% ऑफ सैलरी। तो आप खुद सोचिए, अगर रामदीन जो है वो 10 महीने काम किया, पॉसिबल, उसने छुट्टियां कम ली है तो उसे ज्यादा पैसे मिले होंगे, तो उस पैसे का कितना परसेंट? 8.33%। अब हरिया जो है वो घूमने में ही रह गया और सिर्फ 6 ही महीने काम किया, पॉसिबल, 7 ही महीने काम किया, तो उसे जो सैलरी मिलेगा वो क्या होगा? कम होगा। तो कहा कि उनके जो भी सैलरी अर्न किए हुए उसके बेसिस पे हम क्या पे करेंगे? उसे बोनस पे करेंगे। तो देखिए, सैलरी के अलावा ही तो ये मिल रहा है। ग्रेच्युटी एक्ट कह रहे हैं कि अगर किसी ने कितने दिन किसी जगह काम किया है, 5 इयर्स काम किया है, और उसके बाद या तो रिटायर हो रहा है, या रिजाइन दे रहा है, या डिसेबिलिटी आ गया, या डेथ वगैरह हो गया, और जब वो जाएगा तो जो उसका सैलरी वगैरह का पैसा बचा है वो तो देंगे ही देंगे, उसके अलावा हम उसे क्या पे करेंगे? ग्रेच्युटी पे करेंगे। और ये जो ग्रेच्युटी पे करेंगे, ये ग्रेच्युटी जो है वो कितना होगा? कह रहे हैं कि ये ग्रेच्युटी होगा कि जितने साल उसने काम किए हैं उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके 15 दिन के सैलरी से, और उतना हम उसे क्या करेंगे? पे करेंगे। लेकिन दो ऐसे सिचुएशन थे जहां अगर वो 5 साल काम नहीं भी किया है तो भी हम उसे जो है वो ग्रेच्युटी पे करेंगे। वो दो सिचुएशन कौन सा था? डेथ और परमानेंट क्या था? डिसेबिलिटी था। उस केस में भले 5 साल उसने काम नहीं किया है, फिर भी हम उसे क्या पे करेंगे? ग्रेच्युटी। जितने साल है उसके बेसिस पे ग्रेच्युटी पे करेंगे। प्रोविडेंट फंड एक्ट कहता है कि हम रामदीन को उसके 10,000 रुपए नहीं दे रहे हैं, बल्कि उसके इस 10,000 रुपए में से हम 12% जो है वो डिडक्ट कर रहे हैं, और इधर हम भी 12% लगा रहे हैं एज बीइंग एम्प्लॉयर। तो इसका अगर आप 12% देखें तो 1200 रुपए हो गए, 1200 रुपीज, और 1200 रुपीज कौन लगा दिया? एम्प्लॉयर। हमने उसे दिया कितना? हमने जो उसे दिया वो दिया 8800 रुपीज हमने उसे पे किया, और उसके ये 2400 रुपए हमने जमा कर दिए, और ये कहां चला गया? उसके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा हो गया। हर महीने जो उसे मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? हर महीने जो उसे मिल रहा है वो 8800 है, और उसका हर महीने जो है 2400 कहां जमा हो रहा है? पीएफ अकाउंट में। इस पे लगातार उसे क्या मिलता रहेगा? लगातार इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ जो है वो क्या होता रहेगा? कैलकुलेट होता रहेगा। और जब जरूरत होगी कोई बुरे वक्त में, अगर रामदीन चाहे तो इस पैसे को क्या कर सकता है? निकाल सकता है, या निकालने की बजाय उसी पैसे पे बैंक से क्या ले सकता है? लोन ले सकता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इस एक्ट में हमने देखा था कि जो वर्किंग प्लेस है वहां पे बड़े सारे लोग रहते हैं। जहां पे बड़े सारे लोग रहते हैं वहां पे किसी न किसी तरह का डिस्प्यूट कॉमन साइकोलॉजी है। आप एक जगह हैं, अगर एक जगह है तो हो सकता है दो बच्चे के बीच में अच्छा ट्यूनिंग, लेकिन हो सकता है उसका किसी तीसरे के साथ उतना अच्छा ट्यूनिंग ना हो। बस ऐसे ही एनवी जो है वो किसी चीज पे जो है वो किसी न किसी तरह का बहस या डिस्प्यूट चलता रहता है। घर में ही 4-5 लोग हैं, किसी तरह का डिस्प्यूट हो गया, कह रहे घर और बाकी जगह तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जहां पे इतने लोग काम करते हैं और उसमें भी वैरायटी ऑफ लोग हैं, रामदीन, हरिया, राम खिलावन, पता नहीं किसका मिजाज कैसा, कौन गुस्से वाला है, कौन शांत है। मजदूर शांत होंगे, चांसेस थोड़े कम है। क्यों चांसेस कम है? क्योंकि हमेशा वो किसी न किसी तरह के डिप्रेशन में ही रहते हैं। आप देखिएगा, गुस्सा उस पर्सन को ज्यादा आएगा जो कहीं ना कहीं जो है या तो जो है वो ज्यादा पावर में है, क्योंकि उस पावर में अगर वो उसका इस्तेमाल नहीं करेगा तो काम कम हो पाएगा। दूसरा, एक वो पर्सन होते हैं जो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं। डिप्रेस का मतलब है कि कहीं ना कहीं उनका काम ठीक नहीं चल रहा है तो क्या आ जाता है? गुस्सा। भले आपके पास पावर नहीं है, लेकिन चूंकि आपके जो है वो काम सही से नहीं हो रहे, आप खुद में जो उलझे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो चीज निकल करके आएगा। कह रहे हैं कि रामदीन, हरिया वैसे ही हमेशा स्कार्सिटी में जी रहे होते, उन्हें तो बस एक बहाना चाहिए शोर मचाने का कि दोगे कैसे नहीं, खुद मर्सिडीज में घूमोगे, हमें ये भी नहीं दोगे। कहा इस तरह के डिस्प्यूट को हम क्या करेंगे? फटाफट रिजॉल्व करेंगे। और कहा यह फटाफट रिजॉल्व करने के लिए हमने देखा था कि किस तरह से हम अलग से जो है वो मैकेनिज्म बनाएंगे ताकि ऐसा ना हो कि उनका गुस्सा किस में बदल जाए?
वायलेंस में बदल जाए और किसी तरह का तोड़फोड़ हो, फैक्ट्री वगैरह को जो है वो आग लगाया जाए या नुकसान पहुंचाया जाए। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट, इस एक्ट में हमने देखा था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहीं काम करते हैं तो उनके साथ थोड़ी जाति की जाती है। कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर पहले हुए कौन? कहा कॉन्ट्रैक्ट लेबर वो हुए जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम पे आते हैं, डायरेक्टली डीएलएफ में काम करने नहीं गए, डायरेक्टली टाटा स्टील में काम करने नहीं गए, डायरेक्टली वो टेल्को में काम नहीं कर रहे हैं। तो वो काम कैसे कर रहे हैं? वो एक कॉन्ट्रैक्टर के पास गए और कहा कि क्या कोई काम अवेलेबल है? कहा कि हाँ काम अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो कहा कि चलिए हम आपको फलाने जगह काम पे पहुंचा देते हैं। तो इस केस में हमने देखा था कि उस कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी सारे बेनिफिट मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, और अगर उसे ये बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो कह रहे हैं कि वो भी जो है इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा? कॉन्ट्रावेंशन। सबसे पहले तो हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर के कंडीशंस को ठीक करना चाहेंगे। ठीक करने का मतलब हुआ कि अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम कर रहा है तो उसे भी मिनिमम वेजेज एक्ट के अकॉर्डिंग आप क्या कीजिए? वेजेस दीजिए। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के अकॉर्डिंग टाइम पे वेजेस दीजिए, उसे भी बोनस दीजिए, उसे भी ग्रेच्युटी दीजिए, हर चीज उसे दीजिए। और साथ ही साथ कहा अगर इतने के बावजूद भी हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर की स्थिति उस एम्प्लॉयमेंट में सही नहीं है तो क्या करेंगे? एबॉलिशन। एबॉलिशन का मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन ला देगी और कहेगी कि आज के बाद सीमेंट फैक्ट्री में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम नहीं करेगा। मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेबर को काम पे रखना इलीगल हो जाएगा। आप कहिएगा सर जो अच्छा था वो भी तो आप बुरा कर दिए, कुछ लोगों को रोजगार मिल रहा था उसे भी रोजगार नहीं मिलेगा। जरा सोचिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर के वहां काम करने पे रोक लग गया, इसका मतलब है अब वहां पे काम कौन करेगा? किसी न किसी लेबर को तो रखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड रेगुलर लेबर। तो ये तब करते हैं अंत में जब हमें लगता है कि उनके कंडीशन को ठीक कर पाना हमारे बस में नहीं है। फिर हमने पढ़ा था ट्रेड यूनियन एक्ट, और ट्रेड यूनियन एक्ट में हमने देखा था कि ट्रेड यूनियन इसीलिए बनाया जाता है ताकि वर्कर अपने बात को इफेक्टिव तरीके से किस तक पहुंचा सके? इफेक्टिव तरीके से जो है वो मैनेजमेंट तक पहुंचा सके और अथॉरिटी तक अपने बातों को क्या कर सके? पहुंचा सके। कहा कि ये जब पहुंचाने की बारी आएगी तो इस केस में हजार हजार 2-2 हजार मजदूर काम करते हैं, सब एक साथ बोलेंगे चलो चैम्बर में चलते हैं, रतन टाटा से बात करते हैं। उनके चैम्बर में तो तब सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। कहा कि नहीं, और प्लस रामदीन के बात करने का तरीका रतन टाटा या कुमार मंगलम बिरला इनमें अंतर होगा, इसलिए इन्होंने कहा कि आप ट्रेड यूनियन बनाइए, आपके यूनियन के जो लीडर होंगे चाहे वो एक रिप्रेजेंटेटिव हो या 2 हो, वो जाकर के बात करेंगे। इसके लिए कौन सा एक्ट बनाया हमने? ट्रेड यूनियन एक्ट बनाया। मैटरनिटी रिलीफ एक्ट और मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट, ये दोनों ही एक्ट जो है वो रामदीन, रामखिलावन और हरिया बंसी बिरजू से डायरेक्टली नहीं है, बल्कि जो है वो राम दुलारी, चंपा, चमेली, इन सब से जो है वो रिलेटेड है। अगर कोई जो है वो मजदूर काम कर रहे हैं या कोई जो है वो पर्सन कहीं काम कर रहे, कहा कि सिर्फ मजदूरी नहीं, कोई भी एम्प्लॉय किसी भी एम्प्लॉयर के पास अगर काम कर रहे हैं तो उन्हें जिन दिनों में किसी भी तरह का जो है वो उनको दिक्कत है और वो जो है वो बच्चे का बर्थ देने वाले हैं, उन दिनों में उन्हें पैसे की भी जरूरत होगी और आराम की भी जरूरत होगी। अगर लॉ में प्रोविजन नहीं होगा तो किसी भी शर्त पे उन्हें जो है किसी तरह का रेस्ट जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके लिए एक्ट बनाया गया, मैटरनिटी रिलीफ एक्ट और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से 26 वीक्स तक बिना काम पे गए हुए भी उन्हें क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। इसमें कुछ जो है वो बच्चे के बर्थ से पहले और कुछ बच्चे के बर्थ के बाद, लेकिन कुछ कंडीशन फुलफिल करना था कि आपने उस जगह पे कम से कम इतने दिन क्या किए हो? काम किए हो। अब इसके बाद हमने देखा था चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। अगर कोई बच्चा कहीं काम कर रहा है तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर 14 साल से छोटा बच्चा वो होगा तो वो काम करने के लिए अलाउड नहीं है। फैक्ट्रीज एक्ट में बिल्कुल मना किया हुआ है। वो तभी काम कर सकता है जो 14 प्लस हो, लेकिन अभी 15 साल उसकी एज नहीं हुई हो, या 15 या उससे जो है वो ज्यादा का हो लेकिन 18 ईयर उसकी एज ना हुआ हो। तो ये दोनों कर सकता था, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के साथ था। कह रहे हैं कि यहां पे हमने उस बच्चे को काम करने की इजाजत तो दी है, लेकिन दोनों चीज कह रहे हैं, प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन। कुछ जगह पे तो बिल्कुल ही नहीं करना है और कुछ जगह पे कहा कर तो सकते हैं लेकिन कुछ खास तरीके से, और कहा कि वो हेजार्डस वर्क नहीं होना चाहिए। अगर वो अपने फैमिली मेंबर के सुपरविजन में कर रहा है तो भी हेजार्डस नहीं, एक खास तरह का वर्क कर सकता है। गवर्नमेंट के स्कूल में काम कर रहा है या गवर्नमेंट प्लेसेस पे काम कर रहा है, छोटे लेवल का काम, ऑब्वियस सी बात है, फाइल उठा करके देगा, स्कूल में घंटी बजाएगा और क्या करेगा? पढ़ाने का काम करेगा?
नहीं। इस तरह के जो भी काम वो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इन केसेस में जो है वो हम उनको अलाउ करते हैं। यही यहाँ पे जो है प्रोहिबिशन भी दिया हुआ और क्या दिया हुआ है, रेगुलेशन भी दिया हुआ है। पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन इंडिया में फिजिकली 100% फिट नहीं है या मेंटली 100% फिट नहीं है, कह रहे जो लोग 100% फिट और फाइन रहते हैं उनको तो हम हर चीज प्रोवाइड ही नहीं कर पाते हैं। जरा सोच करके देखिए, अगर कोई फिजिकली डिसेबल्ड है या मेंटली डिसेबल्ड है तो उनको कहां से हम काम दे पाएंगे। कह रहे हैं कि नहीं, ये सरकार के ऊपर जिम्मेदारी दी गई और कहा गया कि गवर्नमेंट जो है इन चीजों को इंपोज करे, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हो, कि हर जगह पे चीजों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से तैयार करे कि अगर कोई फिजिकली डिसेबल्ड भी है तो भी जो है वो अपने लाइफ को सही तरीके से क्या कर सके, जी सके। आसान सा एग्जांपल मैंने बोला था कि आप मेट्रो में जब जाते हैं तो मेट्रो इस चीज के साथ बना हुआ है कि वहां पे अगर कोई ब्लाइंड पर्सन है या अगर कोई जो है वो फिजिकली डिसेबल्ड है, जिनके पैर नहीं है, तो वो पूरे तरह से इसका इंतजाम किया हुआ है कि बिल्कुल वो इन करेंगे और ट्रेन तक में जा सकते हैं। ट्रेन में जाने के बाद आप देखिएगा, अगर कभी आपका ध्यान ट्रेन में इधर उधर देखने की बजाय मेट्रो में अगर कोने में गया हो, आई डू नॉट एश्योर, कोने में कुछ और दिख सकता है, लेकिन अगर एट्थ कोच के आप कॉर्नर में देखते हैं, बिल्कुल लास्ट कॉर्नर में, तो वहां पे आपको एक जगह दिखेगा जहां पे बाकियों में तो 7 लोग बैठते हैं, लेकिन वहां सिर्फ 4 पीपल बैठ सकते हैं और 3 पीपल वाला जो स्पेस है वो एम्प्टी और वैकेंट छोड़ा गया। और वहां पे एक बेल्ट लगाने की जगह है कि अगर वो अपने व्हील चेयर को पीछे ले जाए और ऐसे करके चाहे तो वहां पे बेल्ट क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। क्योंकि जरा सोचिए, जब मेट्रो चल रहा होता है, कभी कभी आप देखिएगा कि मेट्रो भी आजकल जो है वो डीटीसी के बस जैसा हरकत करता है। कभी डीटीसी के बस में बैठे हैं आप लोग? तो बड़े लोग हैं, नहीं मौका मिला हो। मैं एक आध बार चढ़ा हूं। मेट्रो के जो आपका डीटीसी का बस है वो एक खास तरह का फैसिलिटी देता है और उसे कहते हैं कि कंटिन्यूअस मूवमेंट फैसिलिटी। आप बस खड़े रहिए, मजाल है कभी खड़े रह जाएंगे, मतलब कभी आगे वाले को ठोक रहे हैं, कभी पीछे वाले को। कभी कभी तो आप जो है वो आगे पीछे वाले को थोड़ा ठोक रहे होते हैं, कभी तो पीछे वाला जानबूझ करके ज्यादा ठोक रहा होता है। एनीवे, लेकिन सिचुएशन ऐसे ही। और कभी कभी तो लिटरली अगर आपने पकड़ के नहीं रखा है तो यकीन मानिए, वो तो शुक्र मानिए कि उसमें इतने सारे लोग हैं कि आप आगे नहीं जा रहे, वरना सिर्फ आप पीछे रहिए, सिर्फ पीछे रहिए और सब कुछ छोड़ दीजिए और बस एक ब्रेक लगने दीजिए, जय हनुमान, और आप जो है वो उड़ते हुए बिल्कुल आगे की तरफ जो है वो पहुंचेंगे। अब कह रहे हैं कि भला ये चीज, और ऐसा ही कभी कभी देखिएगा दिल्ली मेट्रो में भी हो रहा है। मेट्रो में तो आपको लगता है कि ऐसा एक्टिविटी थोड़ा क्या होता है, कम होता है, तो आप निश्चिंत रह करके लगे रहते हैं, सब कुछ छोड़ दिया और उसके बाद जो है वो लगे हुए और आप अब इसमें लगे हुए और जानबूझ करके रॉड के पास आप रहते हैं, या तो आगे के पास या पीठ टिकाए रहते हैं। तो या तो ये वाला छोटा खोपड़ी टिकेगा या क्या बड़ा खोपड़ी, जो भी हो, तो ये आपका जो है वो लगातार मूव करता रहता है। तो जरा सोचिए, जब हम लोग पूरे तरह से जो है वो फिजिकली ठीक हैं तब तो हमारा ये हाल है। जरा सोचिए अगर व्हील चेयर पे कोई है और वो आगे होगा, नहीं कितने रोटेशन होंगे। इसके लिए वो बेल्ट जैसा लगा लिया गया। लेकिन एक चीज बताइए, अगर ये चीज गवर्नमेंट ना कहे तो किसे इस चीज की पड़ी हुई है? कभी देखिए, या जो भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी जगह, ज्यादा दूर नहीं जाते, मैं यहां का ही एग्जांपल लेता हूं। आप यहां पे आ रहे हैं, ये मुझे बहुत ज्यादा फील हुआ था जब मैं एनआईआरसी में क्लास ले रहा था, और अभी से 15-20 दिन पहले की बात होगी। आई फाउंड वन स्टूडेंट, हालांकि वहां बहुत तरह के इंतजाम है, अगर बच्चे ऐसे हैं तो कंसेशन, डिसॉल्व, जो भी चीज अवेलेबल है उसी में। लेकिन वो बच्चा 2nd फ्लोर तक, आपको पता है क्लास में कैसे पहुंचता था? एक्सट्रीमली पुअर, लेकिन फिर भी पढ़ने का जज्बा था, बीकॉम किया हुआ था, और उसे जो है वो गलत इंजेक्शन दिया गया था। 4 साल नहीं 8 साल तक वो बिल्कुल ठीक था। एक बार बीमार पड़ा और गलत इंजेक्शन दिया गया, उसके बाद ये पूरा उसका जो है वो सूखने लगा और इससे नीचे तो पूरा बिल्कुल लकड़ी जैसा, हिलने जैसा। और ये भी जो है वो किसी तरह से ऐसे करके पकड़ के लिखता था, लेकिन फिर भी वो लिखता था। उसका बड़ा भाई उसे गोद में उठा करके, और हाइट भी कम, गोद में उठा करके एकदम दुबले पतले जैसे, समझ लीजिए हमारे दुबले पतले को आधा कर दीजिए, और ये उस बच्चे का जो है वो पूरा जो है वो वजन, और ये, और उनको उठा करके क्लास में रखा जाता था, तब वो जाते थे। लेकिन वहां कोई इस तरह का लिफ्ट नहीं, एडमिन ब्लॉक के लिए तो है, क्लास के लिए नहीं है। लेकिन यही चीज आप यूएसए के किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में जाइए और वहां देखिए,
इन करने से लेकर के क्लास में पहुंचने तक के लिए हर वो इंतजाम किया हुआ है कि अगर आप थोड़े भी फिजिकली ठीक हैं तो आप खुद से क्या हो सकते हैं, क्लास पहुंच सकते हैं। यहां पे नॉर्मल लोगों को तो जो है वो वॉशरूम के लिए जो है वो ऊपर नीचे इधर उधर भटकना पड़ेगा, लेकिन जरा सोच लीजिए जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए क्या वो वॉशरूम जो है वो सही है? नहीं, उनके लिए अलग तरह के। ये कौन बनाने जा रहा है? कहा इसके लिए यहां पे ये एक्ट बनाया गया और कहा गया कि इंडिया तभी डेवलप्ड कंट्री कहलाएगा जब आप ये सब दीजिए, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री में ये सारा कुछ है। यूएसए में आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाइए, हमारे यहां अगर आप भारतीय रेल से सफर कर रहे हैं तो जरा अंदाजा लगाइए कि जब आप बाहर पहुंचते हैं उस जगह देखिए कि अब इन कैसे कीजिएगा। वो ऊंचा सा सीढ़ी ऐसे लगता है जैसे कि लाल किला पे चढ़ेंगे और आज ही 15 अगस्त का झंडा यहां पे आप खुद फहराएंगे, इतने ऊंचाई पे। मैं ये नहीं बोलता कि गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इतने डेवलप हुए, एक तरफ हम लोटस टेम्पल बना देते हैं, इतने अच्छे अच्छे चीज बना देते नहीं बनाते हैं, अक्षरधाम मंदिर, ये सब क्या है, आर्किटेक्चर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ही तो है। और दूसरी तरफ आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि जहां इतने सीढ़ी है वहां पे सीढ़ी के इतने दूर से तो कम से कम रैंप जैसा भी तो बना सकते हैं, जहां पे जो है वो कोई क्या कर सके, खींच करके चीजों को ले जाया जा सके। ये किसके लिए बोला? करने के लिए। कहा कि ये सिर्फ कौन कर सकती है? गवर्नमेंट कर सकती है। तो चलिए ये सारे एक्ट हमने पढ़ लिए थे। अब सिर्फ हमारा एक एक्ट बटा है, बहुत छोटा सा एक्ट है और इस समय बहुत ज्यादा ये इशू रहता है, इसलिए ये प्रोविजन जो है वो क्या किया गया है, लेबर लॉ में डाला गया है। क्यों डाला गया? क्योंकि जहां पे भी हमारा वर्क प्लेस है उस वर्क प्लेस पे मेन और वुमेन दोनों ही काम करते हैं, यानी मेल भी काम करते हैं और फीमेल भी काम करते हैं। कहा कि ऐसे हम कितना भी जो है उनको अच्छा अच्छा पाठ पढ़ा दें, लेकिन उनके जो है वो अकल में अच्छी अच्छी ये पाठ आने वाली नहीं है। अगर ये अच्छा पाठ अकल में आ ही जाता तो जरा सोच करके देखिए, कितने सारे जो है वो हमारे पास बाबा हैं जिनके ऊपर आज भी जो है वो केसेस फाइल है, चाहे वो आसाराम बापू हो, चाहे वो एक कौन से हैं डिस्को जो करते थे, गाना वगैरह बजाते थे, राम रहीम। तो इन सब का, मैं किसी का भी अगर धर्म इससे आहत हो रहा हो तो मेरा इंटेंशन वो नहीं है, लेकिन इतना तो समझ में आना चाहिए कि ये किसी धर्म और चीज से नहीं है, ये पर्सन के जो है वो मेंटालिटी से रिलेटेड एस्पेक्ट है। चाहे वो किसी भी धर्म का जो है वो बाबा हो, चाहे वो कोई भी हो। कह रहे हैं कि जब ऐसे लोग हैं तो वैसे केस में ये लोग उन भी जगह पे भी होंगे जिस जगह पे वुमेन क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कहा गया कि अगर ऐसा है तो उनके लिए हम एक सेफ्टी मैकेनिज्म बनाएंगे जहां पे कम से कम जाकर के वो अपने कंप्लेंट को क्या कर सके, फाइल कर सके। तो बस दो ही चीज यहां बताया गया। पहला चीज कि किस तरह के ऑफेंस को, किस तरह के एक्टिविटी को रखा जाएगा सेक्सुअल हरासमेंट के जो है वो कैटेगरी में, और दूसरा अगर उस कैटेगरी में ये चीज आता है तो इसके लिए क्या जो है वो रिलीफ मैकेनिज्म जो है वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले इन्होंने यहां पे बतलाया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 आर्टिकल, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम किसी चीज को पढ़ रहे होते हैं एज ह्यूमन बीइंग, हमें आदत होती है कि हम आसान चीजों को पढ़ते जाते हैं या टफ चीजों को भी पढ़ते जाते हैं, लेकिन जहां पे हमें लगता है चीजों को याद रखना है या रिकॉल करना है, वहां पे हम अपने शरीर को छोड़ना शुरू कर देते हैं और तब वो चीज हमें थोड़ा मुश्किल लगने लगता है। जैसे मैं जीआईजीएल में आऊंगा तो आपसे बात करूंगा कि क्यों वहां आकर के जो आपको दिक्कत, क्योंकि वहां पे आपका रोल है, आपको वो चीज ध्यान में रखना है। आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट, अब उसमें आर्बिट्रल अवार्ड पूछ दिया जाता है, 4-5 पॉइंट है, पता सब कुछ आपको रहेगा, लेकिन अगर वो 5 पॉइंट नहीं लिखा है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जब हमने पढ़ा था, याद कीजिए क्या था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, दिया हुआ था कि कौन कौन से तरीके हैं क्या करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए। वो सारे तरीके एक दूसरे में मिक्स होते रहते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से उसका क्या करना है, रिवीजन करना है। और अगर ये नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, कोई बात नहीं है, सीएस नहीं हो पाएगा, बहुत छोटा सा चीज है। तो इसीलिए जब भी कोई ऐसा चीज लगे जो क्या कर रहा हो, आपको थोड़ा कंफ्यूजन डाल रहा हो, तो आप ये देखिए कि इसमें रिमेंबर करने वाला कौन सा चीज है और कौन सा चीज कॉम्प्रीहेंड करने वाला है। कॉम्प्रीहेंड करने वाले चीज को अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर लीजिए, लेकिन यहां भी एक ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए कि याद क्या रखना है। जैसे मैं इस पूरे पेज में आपको बताता हूं कि कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब याद रह जाएगा एक्सेप्ट 3 चीज के साथ, आर्टिकल 14, 15 और
21। इसके अलावा जो भी बात मैं बोलूंगा नॉर्मल सी बात है, लेकिन अब आपको ये 3 याद नहीं रहता है तो जरा सोच करके देखिए, आप जिस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं वो क्या है? सीएस बनना। सीएस लीगल चीजों में जो है रिलीफ प्रोवाइड करता है, और आप कहेंगे कि नहीं मुझे ये याद नहीं है या मुझे ध्यान नहीं है। मैंने तो खुद बोला है सेक्शन वगैरह उस जगह छोड़ दिए, लेकिन जिस जगह बोलूं उस जगह तो ध्यान रखिए। इस पूरे चैप्टर में आपको 3 आर्टिकल ध्यान रखना है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21। घबराइएगा नहीं, जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन वो इसमें नहीं है, वो जीआईजीएल में है। वहां देखिएगा कितने डिटेल में फंडामेंटल एक्ट वगैरह के बारे में बात करेंगे, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, और फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है वो राइट जो आपको एज बीइंग इंडियन सिटीजन मिला है, और इसमें कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, आप इंडियन सिटीजन है इसलिए आपको ये मिला हुआ है। दूसरा, आपके जो है वो फंडामेंटल राइट्स का ही एक पार्ट है, और वो है इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14-15, जिसमें कहा गया है कि चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर किसी वर्क प्लेस पे वो काम कर रहे हैं तो उनको एक जैसा अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। किस केस में? एंट्री में। एक जैसा अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए वहां पे ट्रेनिंग के दौरान, एक जैसा अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए प्रमोशन में। तीनों जगहों पे दिया हुआ है। जब कोई वैकेंसी निकले तो मेल फीमेल दोनों के लिए होगा। अगर कोई जो है वहां पे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया है तो ये नहीं कि भाई इन लोगों को भेजो और फीमेल नहीं जाएगी, कहा गया कि दोनों के लिए इक्वल। अगर प्रमोशन की बारी आई तो कहा गया कि दोनों को जो है वो इक्वल क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। ये साफ साफ इक्वलिटी लिखा हुआ है। कहां पे? 14-15 में। साथ ही साथ आर्टिकल 21 हमारा कहता है लाइफ विथ व्हाट? डिग्निटी। कहा गया कि लाइफ विथ डिग्निटी का मतलब है कि आप अगर कहीं हैं तो विथ ग्रेस है। सिर्फ ये नहीं कि इंसान है और क्या है? जिंदा है। आज भी आप रूरल एरिया में किसी तरफ चले जाइए और वहां का जो है आप कंडीशन देखिए, वहां पे देखिएगा कि बहुत सारे आपको जो है वो वहां पे दिखेंगे वुमेन, वो वुमेन जो वहां जी तो रहे हैं लेकिन आपको लगेगा नहीं कि ये जीने के अलावा कुछ और भी कर रहे हैं। मतलब उनके लाइफ का कोई एम नहीं, कोई मोटो नहीं, और ना ही जो है उनके अच्छे तरीके से कहिए कद्र होती है। दिस इज कॉल्ड डिग्निटी। तो कहा कि डिग्निटी के साथ वो काम कर सके, इसके लिए प्रोविजन दिया हुआ है कि अगर किसी भी जगह पे, किसी भी वर्क प्लेस पे उनके साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल हरासमेंट हो तो उनके पास ये राइट है कि वो क्या कर सके? इसको प्रोटेस्ट कर सके। लेकिन बात ये आई कि आखिर इस चीज को डिफाइन कैसे किया गया? तो इन्होंने कहा कि इसका डेफिनेशन बहुत ब्रॉड दिया गया है। जो लोग ग्रुप 2 में है थोड़ा अलर्ट रहेंगे। मैंने आपको कंपटीशन एक्ट के दौरान 2 बहुत ब्रॉड डेफिनेशन बताए थे। कंपटीशन एक्ट के दौरान 2 चीजों का बहुत ब्रॉड डेफिनेशन था। वो दोनों तो रिटायर हर्ट हो गए, दोनों हो गए अब 2 से। 2 डेफिनेशन बहुत ब्रॉड बताया है। आपके पास समय 30 सेकेंड, आपस में भाईचारा नहीं, बहनचारा नहीं। वो 2 कौन से डेफिनेशन थे कंपटीशन एक्ट में? समय शुरू होता है अब, 30 सेकेंड। याद आया? पहले हाथ उठाइएगा किनको किनको याद आया है। 1, हाँ जी, बस 1 को याद है। आप ऐसे कर रहे हैं या हाथ उठा रहे? चलिए फिर बताइए आप ही। पिंक और याद कीजिए, एग्रीमेंट का हमने कितना वाइड डेफिनेशन दिया था, जिसमें कहा था रिटेन हो या क्या हो। ध्यान से सुनिएगा, रिटेन हो, ओरल हो, लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल हो या इन्फोर्सेबल ना हो, वो था। और साथ ही साथ एंटरप्राइज। एंटरप्राइज में हमने कहा था कि गवर्नमेंट के भी डिपार्टमेंट को क्या कर लिया था? इसमें शामिल कर लिया था। और इसीलिए गवर्नमेंट के भी डिपार्टमेंट को शामिल कर लिया था कि अगर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में भी अगर कुछ गड़बड़ होगा तो हम उसके अगेंस्ट जा सकते हैं। कहा वैसे यहां पे सेक्सुअल हरासमेंट के इन्होंने डेफिनेशन को क्या कर दिया? ब्रॉड किया। और इसमें साफ कहा कि अगर आप किसी को मेंटली भी
ओरली भी, चाहे जो है वो किसी तरीके से जो है वो एक्सप्रेशन में या साउंड में किसी भी तरह से अगर उनको आप अनकंफर्ट जोन में ले जाते हैं तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, सेक्सुअल हरासमेंट। और ये इसीलिए किया, नहीं तो होगा क्या कि अगर डेफिनेशन नैरो रहेगा तो शायद कोई कहेंगे कि भाई ये तो इस डेफिनेशन में आता ही नहीं है और हमने जो किया उसमें हमारा ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए यहां पे इन्होंने सारे के सारे एस्पेक्ट को इसमें क्या किए हैं, शामिल किए हैं। और इसमें इन्होंने हर तरह के, चाहे वो वर्बल हो या नॉन वर्बल कंडक्ट हो, उन सबको जो है वो शामिल किया है। अब कह रहे हैं कि अगर कहीं पे ऐसा हो रहा है, अगर कोई वुमेन वहां काम कर रहे हैं तो कहा गया उस केस में होगा क्या, कह रहे हैं पहला चीज, हर ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा एक बार आप इसमें इन पॉइंट्स के गो थ्रू होइए और मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं और वो है इंटरनल कंप्लेन कमिटी कहां बनाना कंपलसरी है, कंपलसरी है। और इसका जवाब मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा था, इसका जवाब यहां से यहां तक पहुंचने के बाद आपको मिलेगा। मैं देखता हूं कि आपका दिमाग चल रहा है या नहीं चल रहा है। आपके पास बुक भी है, जहां से आपको कंफर्ट हो उस जगह से आप इसको देखें और आप मुझे बताएं। क्वेश्चन समझ में आया? ध्यान से, मेरा क्वेश्चन है इंटरनल कंप्लेन कमिटी कहां बनाना जरूरी है, यह है क्या, सब बताने वाला हूं। पहले जरा आप अपना दिमाग तो लगा लीजिए। और कोई किसी की मदद नहीं लेंगे। हां, टेन, वहां 10 लिखा हुआ है, ग्रीन पे चला गया, इसलिए आप अपना बुक भी, कॉपी भी निकालिए। बुक निकाला, क्या किया, उसको फिक्स डिपॉजिट कर दिया। आपस में बस मदद नहीं करेंगे। क्लियर? नहीं, ईमानदारी। चलिए, अभी मैंने कुछ नहीं बताया इस बारे में, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि इतने पढ़ने के बाद कौन बताएंगे, येलो बताएंगे, नए खिलाड़ी जिनका डेब्यू मैच है। क्वेश्चन मेरा है इंटरनल कंप्लेन कमिटी किस जगह बनाना कंपलसरी है, बोलना नहीं है, जिनसे पूछो बताएंगे येलो, नहीं तो वॉलंटरली कौन कौन बताएंगे, अब हाथ उठाइए। वॉलंटरी, वॉलंटरी भी बस इतने ही लोग। चलिए पहले मौका दे देते हैं, ब्लू फूल पत्ती को दे देते हैं। थोड़ा सा और देख लीजिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। हाँ जी, रेड चेक चेक, पड़ोसी उनके थोड़ा सा ये मिस कर रहे हैं। आपने जो आंसर दिया फिर से बोलेंगे तब आपको खुद याद आ जाएगा कहां मिस कर रहे हैं। आपने जवाब क्या दिया है? बस यही मैं, हाँ, 10 और मोर। क्यों? क्योंकि देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, हैविंग
लेस देन है ना, अगर 10 भी हो गया तो कंपलसरी है क्या रखना। बस ऐसे ही मैंने एक थोड़ा सा दिया ताकि आप देखिए। अब बात करते हैं, कहा कि अगर कहीं पे भी वुमेन को अनकंफर्ट हो रहा है सेक्सुअल हरासमेंट के कारण, तो कहा गया कि सबसे जरूरी बात, अगर वहां पे 10 या 10 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन में कंपलसरी है क्या बनाना, इंटरनल कंप्लेन कमिटी। ये इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल ऐसे करके, वो भी आईसीसी नाम है ना, क्या नाम है पूरा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये वो नहीं, ये है इंटरनेशनल कंप्लेन कमिटी। लेकिन किस जगह, जहां वुमेन वर्कर कितने हो, 10 या उससे ज्यादा अगर हो। कहा गया कि लेकिन जरा सोच करके देखिए, वहां पे दो तरह का इशू, एक इंप्लॉई के बीच में इशू हो सकता है कि जो वुमेन काम कर रहे वहां पे उनको अपने किसी इंप्लॉय से ही इस तरह का कोई ऑफेंस मिल रहा है, पॉसिबल या नॉट पॉसिबल। यह भी तो हो सकता है कि एम्प्लॉयर ही गड़बड़ है, पॉसिबल, एम्प्लॉयर ही गड़बड़ है। और एक हो सकता है कि एम्प्लॉय के बीच में मेल भी काम कर रहे हैं और फीमेल भी काम कर रहे, तो हो सकता है किसी फीमेल एम्प्लॉय को मेल एम्प्लॉय से ही जो है किसी तरह का सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि एम्प्लॉयर ही ऐसा कर रहा हो। तब उन्होंने कहा कि अगर एम्प्लॉय से प्रॉब्लम है तो उसका समाधान तो है कहां पे, इंटरनल कंप्लेन कमिटी। क्योंकि यहां पे कहा गया कि मैंडेटरी फॉर एम्प्लॉयर टू कंस्टिट्यूट, ये कंपलसरी है, लेकिन कितने लोग होने चाहिए, 10 या 10 से ज्यादा जहां काम कर रहे। अब कह रहे ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, इसका मतलब जो वहां के बॉस है उसका नाम क्या होगा। मैंने आपको बताया है कि जो बॉस होते हैं उसका नाम कहीं पे क्या रखते हैं हम, चेयरपर्सन, कहीं पे प्रेसिडेंट और कहीं पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बोला था ये तीन जो है सबसे पॉपुलर जो है वो चीजें जो हम बॉस को पुकारते हैं। यहां पे किस नाम से जानेंगे, कहा इसके अलावा मिनिमम है या मैक्सिमम, कह रहे कम से कम 2 मेंबर जो होंगे, किसके मेंबर, इंटरनल कंप्लेन कमिटी के 2 मेंबर कम से कम जो होंगे वो कहां से होंगे, कह रहे हैं कि ये वहां से होंगे जो किस चीज के लिए कमिटेड हैं, कमिटेड टू कॉज ऑफ वुमेन, जिनके पास एक्सपीरियंस है किस तरह का, सोशल वर्क या लीगल नॉलेज। और एक मेंबर कहां से होंगे, एनजीओ से, जो वुमेन के लिए काम करते, तभी तो वो सही डिसीजन देंगे। तो एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर, और वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होंगे ये नहीं बताया, मतलब कि वो या तो कहां से होंगे, एम्प्लॉय के ग्रुप से या एम्प्लॉयर के ग्रुप से होंगे। लेकिन 2 जो मेंबर होंगे कहा गया कि वो कहां से होंगे, लीगल नॉलेज वाले, सोशल वर्क वाले होंगे। एक उसमें से कम एनजीओ से या उन जगहों से जो सिर्फ और सिर्फ वुमेन के जो है वो बेटरमेंट के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। लेकिन एटलीस्ट 1/2 ऑफ मेंबर ऑफ आईसीसी इंक्लूडिंग व्हाट, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, क्या होने चाहिए, वुमेन होने चाहिए। यानी कि अगर जो है 5 है तो बताइए कम से कम कितने वुमेन वहां होने चाहिए, 5 का आधा तो 2.5 होता है, 5/2, 2.5 ना। कहा गया कि क्या आधा काटेंगे, कहा नहीं, तो 2 रख देते हैं। क्यों, 2 में क्या दिक्कत है, 2 में बोलिए कि कॉन्ट्रावेंशन है, क्यों, क्योंकि लिखा हुआ क्या है, एटलीस्ट। तो यहां पे कम से कम कितने रखने पड़ेंगे आपको, 3 रखने पड़ेंगे। 6 है तो भी 3, 5 है तो भी 3। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इंप्लॉयर से ही दिक्कत है। और सोचिए जरा, इंप्लॉयर ने बनाया है इंटरनल, नाम ही तो देखिए, इंटरनल कंप्लेन कमिटी, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंटरनल ऑडिट होता है, कंपनी के भीतर के सीए तो कर रहे होते हैं। अगर उन पे ही भरोसा होता तो पूरे साल में क्या कभी स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है वो कराना जरूरी होता, नहीं। तो इसका मतलब है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है वो बाहर वाले इसलिए करते हैं क्योंकि वो क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट। कहा गया कि अगर इंप्लॉयर से ही प्रॉब्लम है तो यहां तो सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, तो वैसे केस में कहा जाए, लोकल कंप्लेन कमेटी। और एक और इशू है, क्या कोई ऐसा जगह नहीं होगा जहां वुमेन काम कर रही होगी लेकिन वहां पे काम करने वालों की संख्या 10 से कम हो, और क्या 10 से कम है तो क्या वहां पे जो है वो किसी तरह के जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट का चांसेस नहीं है, कहा है। तो कहा उसका क्या सॉल्यूशन है, तो उसके सॉल्यूशन के लिए बनाया लोकल कंप्लेन कमिटी, दोनों पर्पस के लिए। जहां 10 से कम लोग काम करते हैं वहां पे तो होगा ही नहीं इंटरनल कंप्लेन कमिटी, क्योंकि ये तो एम्प्लॉयर को बनाना है, कम वक्त ने बनाया नहीं। और लीगल प्रोविजन तब वर्क करता है जब क्या हो, 10 या 10 से
ज्यादा हो, या इंप्लॉयर से दिक्कत है तो आप यहां पे आते हैं। कह रहे हैं कि लोकल कंप्लेंट कमिटी फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। किस चीज के लिए? फॉर रिसीविंग द कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट फ्रॉम इस्टेब्लिशमेंट वेयर, पहला चीज, इंटरनल कंप्लेन कमिटी हैज नॉट फॉर्म्ड। क्यों फॉर्म नहीं हुआ? क्योंकि लेस देन 10 पे उनकी मर्जी है, चाहे तो करें चाहे तो ना करें। दूसरा, इफ द कंप्लेन इज अगेंस्ट व्हाट, एम्प्लॉयर, तो वहां जा सकते हैं। कहा ठीक है। कंप्लेन का प्रोसीजर कब जाएंगे? अगले जन्म में किसी तरह का अगर गिला शिकवा है तो। अगर आपको याद हो, इस बीच में याद रखिएगा, जो भी चीज मैं यूज कर रहा हूं सिर्फ पढ़ाने के लिए, आपके इजी कॉम्प्रिहेंशन के लिए है, तो उसको कहीं भी किसी और इशू से या पॉलिटिकली ड्रिवन नहीं करेंगे। आप कहेंगे नहीं सर हम कहां पॉलिटिकली ड्रिवन करेंगे। होता है आजकल जो है वो व्हाट्सएप और बाकी जगहों पे चीजें जो है वो तुरंत जो है वो हाईलाइट करते हैं, या सोशल मीडिया पे। आपने एक मी टू नाम का कैंपेन सुना था? उसमें जो है जिनके साथ किसी भी तरह की कोई जाति हुई थी, उन लोगों ने उस कैंपेन में अपने आप को जो है वो पार्टिसिपेट कराया। गलत नहीं है, आपने चीजों को सामने रखा और उस पर एक्शन भी लिए गए। अगर कुछ ध्यान हो तो उसी को लेकर के शायद कपिल शर्मा के शो से सिद्धू जी उसके बाद से ही नहीं दिखते हैं, उनका भी शायद कुछ आया था। अनु मलिक का नाम आया था तो डांस इंडिया डांस से जो है वो उनको जज से हटाया गया था। तो ऐसे बड़े सारे आए। इसके बाद एक इशू ये भी आया था, जो इशू था इतना पुराना था कि उस पर कमिटी भी बैठी, लेकिन वो कमिटी जो है वो बैठने के बाद भी चीजों को रिजॉल्व नहीं कर पाई। एक और भी मामला आया, अगर आपको ध्यान हो, इस समय के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर, रंजन गोगोई के ऊपर, और था कि वहां उनके ही जो सबऑर्डिनेट हैं उन्होंने ये इल्जाम लगाया था। इसके लिए अब ऐसा माना जाता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, जो मैं सुन के डिराइव किया हूं, कि रंजन गोगोई जो है वो काफी अच्छे जो है वो जज में से एक हैं और बहुत इफेक्टिवली और इफिशिएंटली काम करते हैं। सिर्फ काम ही नहीं करते बल्कि जो जजेस हैं उनको भी कोऑर्डिनेट करते हैं कि वर्क होना चाहिए, जजमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि बस चीजों को हम क्या करते जाएं, लिंगर करते जाए। क्योंकि देखिए ना, जज तो बड़े सारे आए, लेकिन अयोध्या वाला मंदिर, ट्रिपल तलाक, उन्नाव केस, ऐसे जो भी केसेस आए उन्होंने हर दिन ट्रायल कर करके फैसला सुनाया। 14 दिन में सीबीआई को बोला कि आप क्या करो, रिपोर्ट जो है वो दो। मतलब इस तरह का इफेक्ट जो है स्टेप्स लिए। उनके ऊपर भी चार्ज लगा। जब उनके ऊपर चार्ज लगा तो उन्होंने बड़े आराम से सबसे पहले अपने आप को साइड किया और कहा कि अब मैं समझिए जज के कैपेसिटी में नहीं हूं, और आपको जो है वो तय करना है किस चीज को, कि मैं गलत हूं या सही हूं। और उन्होंने अपने जज में से जो है वो कमिटी बना दी। कहा कि आप कमिटी बनाएं, लेकिन हर दिन ट्रायल होकर के ये जल्दी खत्म होना चाहिए। 2 दिन के बाद वो लेडी जो है वो कंट्रीब्यूट करना बंद कर दी। जब तक मीडिया में बोलना था तब तक था, जैसे ही ट्रायल में पहला दिन हुआ वो आई नहीं। ये नहीं है कि वो जिंदा नहीं है, वो बिल्कुल अवेलेबल है, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मुझे ये याद नहीं तो ये नहीं। तो देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हर जगह जो है वो मेल ही गलत है या फीमेल गलत है। गलत तो कोई भी इंसान हो सकता है ना, चाहे वो मेल हो या क्या हो, फीमेल हो। तो यहां पे उन्होंने कहा कि एक रीजनेबल टाइम में कंप्लेन किया जाए, ताकि उस कंप्लेन को हम क्या कर सके, रिजॉल्व कर सके, हम पता लगा सके कि इसमें सच्चाई कितनी है और कैसे पेनलाइज करना। इसलिए उन्होंने एक टाइम दिया, और टाइम कितना दिया, विद इन अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज, 3 मंथ्स दिया। हाँ, ये जरूर है कि आप कहिएगा कि सर अगर किसी कारण से 3 महीने में नहीं आ पाए तो आज ही मैं आपको देखिएगा जीआईजीएल में लिमिटेशन एक्ट पढ़ाऊंगा, और उसमें दिया हुआ है कि हर एक चीज के लिए अगर हम टाइम नहीं बताएं तो कभी भी जो है वो कोई डिस्प्यूट खत्म नहीं होगा। तब इन्होंने जो है वो कहा कि 3 महीने। लेकिन हां, अगर कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस है जो इनके कंट्रोल से क्या है, बाहर है, तो 3 महीने के बाद भी इन चीजों को सुनना जा सकता है। और ये राइट किसके पास है, लोकल कंप्लेन कमिटी के पास। तो लोकल कंप्लेंट कमिटी के पास आप कितने दिन में पहुंचेंगे इन जनरल, 3 महीने में। 3 महीने में अगर पहुंचेंगे तो आपका राइट है, उन्हें कंप्लेन सुनना पड़ेगा। लेकिन अगर जो है वो 3 महीने के बाद पहुंचे तो आपको 3 महीने के बाद के हर एक दिन का जवाब देना पड़ेगा कि क्या वजह था जो आपके कंट्रोल से बाहर था। इन केस ऑफ सीरीज ऑफ इंसिडेंट, हो सकता है कि उनके साथ बार बार जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट जैसा जो है वो कोई भी जो है एक्टिविटी हुआ हो, तो कहा गया कि उस केस में जो सबसे लास्ट इंसिडेंट होगा वहां से क्या होगा, 3 मंथ्स। ये नहीं कि पहला इवेंट और पहला इवेंट खत्म और यहां हो गए 4 मंथ। तो कह रहे हैं कि पहला इवेंट हुआ और फिर 2 महीने के बाद दूसरा इवेंट हुआ, तो अब यहां से फिर क्या हो गए,
3 मंथ्स। फिर अभी जो ये 3 महीने खत्म भी नहीं हुए, फिर कोई इवेंट हुआ, तो फिर यहां से क्या होगा 3 मंथ्स। ये नहीं कि यहां से हम ऐड करना शुरू करेंगे। तो अगर ये सीक्वेंस में है तो जो लास्ट इवेंट है वहां से कितना 3 मंथ्स का टाइम दिया हुआ है। ये सारा चीज किसके बारे में था?